नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। अचानक भारत पहुंची पोती ने अपने दादा को चिप्स बेचते देखा तो उसने ऐसा क्या किया कि माँ बाप की होश ठिकाने आ गई। जेठ महीने की आग उगलते मौसम में रतन जी आंगन में रखी चारपाई पर लेटे हुए थे। पसीने से तरबतर आसमान की ओर निहारते हुए वे अपनी स्वर्गवासी पत्नी को याद करते हुए लगातार आंसू बहाए जा रहे थे। वैसे तो रात के 2 बजे थे, लेकिन उनकी आंखों से नींद गायब थी। नींद आती भी तो कैसे? सुबह से अनाज का एक दाना तक भी उनके मुंह में नहीं गया था। अब तो उनके पेट की आंतें भी खाने की गुहार लगा रही थी। रतन जी धीरे से रसोई घर में जाकर खाना ढूंढने लगे, लेकिन खाने के लिए कुछ पड़ा ही नहीं था। फिर थोड़ा सा दूध पीने की इच्छा से उन्होंने फ्रिज खोला तो दूध का बर्तन भी खाली पड़ा था। बुझे मन से रतन जी एक गिलास पानी पीकर ही वापस अपनी चारपाई पर आकर लेट गए। एक और तो इतनी भयंकर गर्मी और दूसरा भूख से परेशान होकर वो बस दाएं बाएं करवट बदल रहे थे और इंतज़ाम कर रहे थे कि कब सुबह हो और कब बहू उन्हें खाने के लिए कुछ दे। रतन जी के कमरे में पंखा नहीं लगा था, जिसके कारण वो आंगन में चारपाई पर सोते थे। वहीं दूसरी ओर उनके बेटी बहू अपने कमरे में एसी चलाकर सुकून से सो रहे थे। दरअसल कल रात को बेटा मोहित और बहू मीरा दोनों शादी में गए हुए थे और रात को वहीं से डिनर करके घर लौटे थे। रतन जी के लिए उनकी बहू ने सुबह की बची तो बासी रोटियां रख दी थी और अपने ससुर से ये कहकर चली गई कि चाय बनाकर उसके साथ वो रोटियां खा लेना। अक्सर ऐसा ही होता था। उनकी बहू मीरा रात की बची हुई रोटियां रतन जी को खाने भेज दिया करती थी। अब तो रतन जी को इस चीज़ की आदत भी हो चुकी थी। बहू के कहने पर उन्होंने चुपचाप हाँ में सिर हिला दिया और बेटा बहू शादी की दावत खाने चली गई। रात के समय जब रतन जी को भूख लगी तो खाना लेने के लिए वो रसोई में गए, लेकिन जैसे ही रोटी निकालने के लिए उन्होंने डिब्बा खोला तो देखा कि उन रोटियों में से बदबू आ रही थी, लेकिन बहुत ज़ोरों की भूख लग रही थी। उन्होंने इधर उधर नज़र दौड़ाई तो खाने को कुछ नहीं दिखा। रात के करीब 12 बजे बेटा बहू शादी से घर वापस लौटे, लेकिन रतन जी की इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो अपनी बहू को इस समय खाना बनाने को कहें। इसलिए चुपचाप अपनी चारपाई पर लेटे रहे और बेटा बहू अपने कमरे में सोने के लिए चले गए। लेकिन जैसे जैसे रात बीत रही थी, रतन जी की भूख भी बढ़ती जा रही थी। भूख से तड़पते हुए उनकी आंख लग गई और सुबह कुकर की सीटी बजने के साथ उनकी आंख खुली। चारपाई से उठकर देखा तो उनकी बहू मीरा रसोई घर में खाना बना रही थी। खाने की खुशबू से रतन जी की भूख और भी तेज हो गई। दिल को एक संतुष्टि भी मिली कि चलो अब थोड़ी ही देर में स्वादिष्ट खाना खाने को मिलेगा। रतन जी ये सोच ही रहे थे कि उसी समय उनके कानों में एक कड़कती हुई जोरदार आवाज आई और वे अंदर तक कांप गए। कितनी देर लगा दी आपने उठने में? इतनी देर भी कोई सोता है क्या? रतन जी ने अपनी बहू की ओर देखा तो गर्म चाय का प्याला रतन जी के हाथ में थमाते हुए बोली, जल्दी से चाय पी लीजिए और घर के काम में मेरी मदद करवाइए। 2 दिन के मैले कपड़े पड़े हैं, इसलिए उन्हें धो दीजिए और छत पर सूखने डाल दीजिए। और जब ये काम हो जाए तो सारे घर की झाड़ू पोछा भी करनी है। और हाँ, ज़रा तेज़ी से हाथ चलाना, घर पर मेरे मायके वाले आने वाले हैं, इसलिए मैं खाना तैयार कर रही हूँ। उनके आने से पहले सारा काम निपट जाना चाहिए। एक के बाद एक बहू बातें बोलती जा रही थी, लेकिन रात से भूखे रतन जी बहू के आगे अपना मुंह तक नहीं खोल पाए। एक कप चाय पीकर ही अपने आप को दिलासा दिया और बाथरूम में रखे कपड़े धोने के लिए चले गए। बुढ़ापे और कमजोरी के कारण उनसे इतना काम नहीं किया जाता था, परंतु वह मजबूर थे।
सारा काम करने के बाद रतन जी हाँफते हुए अपनी बहू के पास आए और बोले, बहू, घर का सारा काम मैंने कर दिया है। अब मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है। रात से कुछ नहीं खाया है। रात को जो रोटियां तुम खाने के लिए रख कर गई थी, सुबह से बनी होने के कारण उन रोटियों में से बदबू आ रही थी, इसलिए मैं उन रोटियों को नहीं खा पाया। तभी बहू तपाक से बोली, अच्छा, आप कहना क्या चाहते हैं? क्या मैं आपको बासी रोटियां देती हूँ? हे भगवान, अभी इल्ज़ाम लगाना भी बाकी रह गया था मुझ पर। शर्म नहीं आती आपको ऐसा झूठ बोलते हुए? मेरी एक बात कान खोलकर सुन लीजिए। जब तक मेरे मायके वाले आकर खाना नहीं खा लेते, तब तक मैं आपको कुछ नहीं देने वाली। अरे, अगर खाना कम पड़ गया तो? अगर कुछ बच गया तो मैं आपको बाद में दे दूंगी। अब यहाँ मेरे सर पर मत खड़े रहिए। ऐसा कहते हुए मीरा ने रतन जी के हाथ में एक बिस्कुट का पैकेट थमाया और बोली, अपने कमरे में जाकर इन्हें खा लेना, और जब तक मेरे मायके वाले आकर चले नहीं जाते तब तक वहीं बैठे रहना। यहाँ इधर उधर घूमने की कोई ज़रूरत नहीं है। और हाँ, आंगन में से अपनी चारपाई भी उठा लीजिए। मेरे घर को कवाड़ खाना बनाकर रखा हुआ है। रतन जी का एक मन तो हुआ कि अपनी बहू की कड़वी बातों का मुंह तोड़ जवाब दे, लेकिन फिर ये सोचकर चुप रह गई कि बेटे के आते ही बहू हंगामा खड़ा कर देगी और बेटा मोहित भी बहू की बातों में आकर फिर से उन्हें वृद्धाश्रम छोड़कर आने की धमकी देने लगेगा। जब से बेटे की शादी की है, उसे अपने बूढ़े बाप की तकलीफें नजर कहाँ आती हैं? वो तो सिर्फ अपनी पत्नी की ही बातें सुनता है। इसलिए रतन जी ने चुपचाप चारपाई उठाकर अपने कमरे में रख दी और वहीं आकर बैठ गए और सोचने लगे कि कितने मंदिरों में माथा टेका था, कितनी मन्नतें मांगी थी, तब जाकर हमारा बेटा मोहित हमें मिला था। और हम लोग तो यही सोचते थे कि बुढ़ापे में हमारा बेटा हमारी लाठी बनेगा, लेकिन उसे अपनी पत्नी के अलावा न तो कुछ दिखाई देता है और ना ही उसकी बातों के अलावा कुछ सुनाई देता है। कभी एक पल भी निकालकर मेरे पास बैठकर इतना तक नहीं पूछता कि पिताजी आपकी तबीयत कैसी है, खाना खाया या नहीं खाया। अब तो जब भी मुंह से कुछ बोलता है बस आग ही उगलता है। बेटा बहू जब भी मुझसे बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे अभी मुझे खा जाएंगे। क्या कुछ नहीं किया मैंने अपने बेटे के लिए? क्या मेरे पास सिर्फ 2 कमरों का घर और एक छोटी सी खिलौने की दुकान, लेकिन मैंने सोच लिया था कि मैं अपने बेटे के लिए एक बड़ा कारोबार खड़ा करूँगा। इसलिए उसके होने के बाद मैंने दुगनी मेहनत की और लगातार 10 साल की मेहनत से एक छोटी सी दुकान शोरूम में तब्दील हो गई। उसके लिए बड़ा सा घर बनवाया और व्यापार की एक एक बारीकी उसे सिखाई, जिसके कारण आज मोहित एक अच्छा व्यापारी बन बैठा है। उसके बाद उसकी पसंद की लड़की से उसकी शादी भी करवा दी और बहू घर में आ गई। सब कुछ कितने अच्छे से चल रहा था। तब मेरी पत्नी रमा भी जिंदा थी, लेकिन अचानक उसे डेंगू बुखार हुआ और लाख कोशिशों के बावजूद मेरी पत्नी रमा मुझे छोड़कर चली गई। जब तक रमा मेरे साथ थी तब तक मैं इस घर का मुखिया हुआ करता था। बेटा बहू कितना मान देते थे मुझे। खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं थी। मैं दुकान संभालता था और मेरी पत्नी अपनी बहू के साथ घर के सारे काम संभालती थी। लेकिन उसके जाने के बाद मेरी तो दुनिया ही जड़ गई। मैं तो जैसे बेटी बहू पर बोझ बन गया। धीरे धीरे बेटी ने दुकान पर कब्जा किया और बहू ने पूरे घर पर कब्जा कर लिया और मुझे एक कमरे तक सीमित कर दिया। अपने ही घर में मैं कहीं आ जा नहीं सकता हूँ। कुछ दिनों के लिए मेरी तबीयत क्या खराब हुई, बेटी ने तो मुझे दुकान पर बैठने से ही मना कर दिया, ये कहकर कि आप बूढ़े हो गए हैं, तबीयत खराब हो जाएगी तो कौन संभालेगा। अब दुकान पर आपकी कोई ज़रूरत नहीं है, दुकान में बहुत अच्छे से संभाल सकता हूँ। ऐसा कहकर उसने दुकान पर कब्जा जमा लिया। जेब में कुछ रुपए होते तो बाहर से ही खाने को कुछ खरीद लेता, लेकिन बेटा मुझे 1 रुपया तक नहीं देता और बहू
बहू खाने को कुछ नहीं देती। सोचती सोचती रतन जी फोट फोट कर रोने लगे। रतन जी की पत्नी रमा को गुजरे हुए 10 साल बीत चुके थे और बेटे बहू का रवैया दिन ब दिन खराब होता जा रहा था। अब तो उन्हें 2 वक्त की रोटी भी बहुत मुश्किल से मिल पाती थी। रतन जी के बेटे ने उन्हें बूढ़ा करार देकर दुकान आने से तो मना कर दिया, लेकिन बहू अपने बूढ़े ससुर से घर के सारे काम करवाने लगी। घर की साफ सफाई, झूठे बर्तन और कपड़े तक उनकी बहू उनसे धुलवाती, और यदि वे कुछ कहते हैं तो घर में कलह कलेश शुरू कर देती। और इसी कलेश की वजह से रतन जी आज तक चुप रहे, चुपचाप काम करते आ रहे हैं। समय बीतने के साथ साथ उनके बेटे बहू का व्यवहार तो बद से बदतर होता जा रहा था, लेकिन बेटे बहू को उन पर इतनी भी दया नहीं आई कि उनकी उम्र बढ़ती जा रही है तो घर का इतना काम वो कैसे कर पाएंगे। रतन जी का एक पोता भी है जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए विदेश चला गया। जब उनका पोता छोटा था तो रतन जी अक्सर उसके साथ खेल कूद किया करते थे, और उनके पोते राहुल को भी अपने दादाजी के साथ घूमना फिरना और खेलना बहुत अच्छा लगता था। अक्सर दादाजी कभी उसे पार्क में घुमाने ले जाया करती तो कभी बाजार में। दादा पोते में प्यार इतना था कि जब तक रात में अपने दादाजी से वो कहानी नहीं सुन लेता था तब तक उसे नींद ही नहीं आती थी। स्कूल से आने के बाद भी राहुल अपने स्कूल की सारी बातें अपने दादाजी के साथ साझा किया करता था। राहुल बड़ा होकर इंजीनियर बनना चाहता था, इसलिए स्कूल खत्म होते ही माता पिता ने उसे पढ़ने के लिए ऑस्ट्रेलिया भेज दिया। और जब से राहुल पढ़ाई करने के लिए ऑस्ट्रेलिया गया था तब से रतन जी बिल्कुल अकेले रह गए थे, क्योंकि एक उनका पोता ही था जिसके संग बात करके रतन जी अपने सारे गम भूल जाया करते थे। राहुल ही अपने दादाजी की दवाई और खाने पीने का ध्यान रखा करता था। अपने कमरे में बैठे रतन जी अतीत के पन्ने पलटते जा रहे थे, तब अचानक दरवाजे की घंटी बजी और वो अपनी यादों के समुद्र से बाहर आ गए। वे समझ गए थे कि बहू के मायके वाले आ चुके हैं, लेकिन उन्हें बाहर निकलकर कुछ देखने की इजाजत नहीं थी। बाहर से खूब हंसी ठिठोली की आवाजें आ रही थी और जोर शोर से नाश्ता पानी में चल रहा था। रात से भूखे रतन जी अपने कमरे में बैठे बैठे इंतजार कर रहे थे कि कब बहू के मायके वाले खाना खाएं तो उन्हें कुछ खाने को मिले। बहू के मायके वाले को आए 3 घंटे हो चुके थे। तब सब लोगों के लिए डाइनिंग टेबल पर खाना लगाया गया और सब उंगलियां चाट चाट कर खाना खाने लगे। उधर रतन जी पानी पीकर अपनी भूख मिटाने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। अब तो पानी भी खत्म हो चुका था, इसलिए पानी लेने के लिए जैसे ही वो अपने कमरे से बाहर रसोई में गए, तभी रसोई में खड़ी बहू की माँ बहू से बोली, अरे मीरा, तो अपने ससुर से भी कुछ कामकाज करवाते हैं या नहीं, या दिन भर पड़े पड़े खाते ही रहते हैं। नहीं माँ, आप भी कैसी बातें करती हैं, अब ये बूढ़े हो चुके हैं, ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा बहुत कामकाज तो करवा लेती हूँ, नहीं तो बैठे बैठे मुफ्त में खाना तोड़ थोड़े खिलाऊंगी। बातें करते हुए दोनों हंसने लगी और बाहर चली गई। रतन जी रसोई में खड़े खड़े अपनी बहू और समधन की बातें सुन रहे थे। उनके शब्द रतन जी के दिल में तीर की तरह चुभ रहे थे और आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। मन ही मन सोच रहे थे कि दिल तो करता है अभी बोल दो कि मैं तुम लोगों की कमाई नहीं खा रहा, ये दुकान, ये बड़ा सा घर, सब कुछ मेरा ही तो है जो खरीदा है। सोचते सोचते रतन जी के हाथों से पानी का गिलास गिर गया और रसोई घर में चारों तरफ पानी फैल गया। गिलास गिरने की आवाज सुनकर बहू भागती हुई आई और रसोई घर में चारों तरफ पानी गिरा देखकर जोर से चिल्लाते हुए बोली, आपको एक बात समझ नहीं आती, जब मैंने आपको रसोई में आने से मना किया था फिर क्यों आए रसोई में? पूरी रसोई गंदी कर दी। चलिए अब जल्दी से साफ कीजिए। बहू का इस तरह से जोर जोर से चिल्लाना क्या कम था कि उनका बेटा भी पीछे से चिल्लाता हुआ आया,
पिताजी, जब मीरा ने आपको यहाँ आने से मना किया था तो फिर रसोई घर में क्यों आए आप? अरे पूरे घर में इधर उधर घूमना क्या जरूरी है आपका? एक जगह पर बैठा नहीं जाता क्या? सारा मजा खराब कर दिया। ऐसा कहते हुए बेटा बहू पैर पटकती हुई चली गई। भूखे रहने का दर्द इतना नहीं था जितना अपने ही बच्चों से जिल्लत भरी बातें सुनने का दर्द था। आज रतन जी पूरी तरह से टूट चुके थे। भरी आंखें ली, कांपते हाथों के साथ उन्होंने रसोई साफ की और नजरें झुकाए अपने कमरे में चले गए और अपनी किस्मत पर फूट फूट कर रोने लगे। खाना खाने के बाद सभी लोग चले गए और रतन जी अभी तक अपने खाने का इंतजार कर रहे थे कि बहू कुछ खाने को दे, लेकिन बहू तो रसोई बंद करके कमरे में जाकर लेट गई। रतन जी बहू को आवाज देते हुए बोले, बेटा कुछ खाने को तो दे दो, बहुत भूख लगी है। तो बेटा बहू दोनों ही गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, मेहमानों के सामने हमारी बेइज्जती कर दी। आज आपको खाने को कुछ नहीं मिलेगा। अगर चुपचाप इस घर में रहना है तो रहो, नहीं तो इस घर से निकल जाओ। हमें आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। अपने बेटे की ये बातें सुनकर रतन जी अंदर ही अंदर तक पूरी तरह से टूट चुके थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें, कहाँ जाए। लेकिन अब ये अपमान भी उनकी बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। बैठे बैठे उन्हें कुछ याद आया और उन्होंने अपना संदूक खोला। संदूक में उनके पुराने पर्स में कुछ पैसे रखे थे। वो पैसे निकालकर उन्होंने अपनी जेब में डाले, अपनी छड़ी उठाकर बाहर की ओर चल दिए। बेटी बहू ने उन्हें जाते हुए देखा, लेकिन किसी ने रोककर इतना भी नहीं पूछा कि पिताजी कहाँ जा रहे हैं आप? रतन जी की जेब में कुल मिलाकर 700 रुपये पड़े थे। चलते हुए वो सोचते जा रहे थे कि 700 रुपये से वो क्या कर सकते हैं। भूख भी बड़े जोर से लगी थी, इसलिए उन्होंने सबसे पहले 50 रुपये से एक छोटे से ढाबे पर खाना खाया और पेट की भूख शांत की। रतन जी शुरू से ही एक सफल व्यापारी थे। वो बूढ़े जरूर हो चुके थे, लेकिन दिमाग अब भी बिजनेसमैन वाला ही था। बाकी के बचे पैसे हाथ में लेकर सोचने लगे कि ऐसा क्या किया जाए जिसे भूख पेट ना सोना पड़े। बहुत सोच विचार करने के बाद उन्होंने बचे हुए पैसों से कुछ चिप्स के पैकेट खरीदे और एयरपोर्ट के बाहर जाकर आने जाने वालों को चिप्स बेचने के लिए खड़े हो गए। काफ़ी देर तक चिप्स खरीदने के लिए कोई नहीं आया। गर्मी में खड़े खड़े वो पसीने से भीग रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने हौसला बनाए रखा। धीरे धीरे उनके चिप्स के पैकेट बिकने लगे और शाम होने को सब सारे चिप्स के पैकेट बिक गए और उन्हें 200 रुपये का फ़ायदा भी हो गया। रात होने को थी तो घर लौटते हुए उन्होंने रास्ते में ढाबे से खाना खाया, क्योंकि उन्हें पता था कि घर पर बहू तो खाने को कुछ देने वाली नहीं है। इसलिए खाना खाकर वो घर लौट गए। अब हर रोज रतन जी ऐसा ही करने लगे। वो बूढ़े जरूर हो गए थे, लेकिन इस उम्र में भी उन्हें मेहनत करने में कोई परेशानी नहीं होती थी। सुबह घर के सारे काम करने के पश्चात रतन जी रोजाना चिप्स के पैकेट बेचने के लिए एयरपोर्ट के बाहर जाकर खड़े हो जाते और बेटा बहू तो वैसे भी उनसे बात करना पसंद नहीं करते थे, इसलिए वो भी उनसे कभी ना पूछते कि आप इतने समय के लिए कहाँ जाते हैं। रतन जी के पास अपना खर्च करने के लिए कुछ पैसे इकट्ठा होने लगे और उन्हीं पैसों से वो भरपेट खाना भी खा लेते और कुछ पैसे बचा भी लेते। अब उन्हें हर छोटी मोटी चीज़ के लिए अपने बेटे बहू के आगे हाथ फैलाने नहीं पड़ता था। ऐसा करते करते 8 महीने बीत गए। 8 महीने के बाद रतन जी पोते राहुल की पढ़ाई भी पूरी हो चुकी थी। अब वो अपने मम्मी पापा और दादाजी को सरप्राइज देने के लिए इंडिया वापस आ रहा था। फ्लाइट पे बैठे बैठे मन ही मन में सोच रहा था कि मुझे अचानक अपने सामने देखकर मेरे मम्मी पापा कितने खुश हो जाएंगे और दादाजी तो मुझे गले से लगा लेंगे। आखिर इतने सालों बाद वो अपने बेस्ट फ्रेंड से मिलेंगे। राहुल के साथ उसका एक दोस्त भी इंडिया वापस आ रहा था। दोनों दोस्त आपस में बैठकर बातें कर रहे थे। राहुल अपने दोस्त को
अपने दादाजी के बारे में बता रहा था कि कैसे उसके विदेश जाने की बात सुनते ही उसके दादाजी की आंखों में आंसू आ गए थे और आज उसे अचानक अपने सामने देखकर उसके दादाजी की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहेगा। जैसे ही राहुल अपने दोस्त के साथ एयरपोर्ट से बाहर निकला तो वहीं गेट के बाहर उसके दादाजी बहुत से चिप्स के पैकेट हाथ में लिए बेच रहे थे और रह रहकर अपने रुमाल से अपना पसीना पोंछ रहे थे। उसी समय राहुल के दोस्त ने उसे कहा, राहुल, ये तो तुम्हारे दादाजी जैसे लग रहे हैं। वे दोनों रतन जी के नजदीक गए। जाकर देखा तो राहुल की आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि वो सचमुच उसके दादाजी थे। दादाजी आने जाने वाले लोगों को बुलाकर चिप्स के पैकेट खरीदने की गुजारिश कर रहे थे। जैसे राहुल उनके पास गया तो बिना देखे ही उन्होंने उसे बोला, ये चिप्स खरीद दो बेटा, 10 रुपए का पैकेट है, बताओ कौन सा चाहिए। उसी समय राहुल की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। भरे गले से राहुल बोला, मुझे तो बस मेरे दादाजी चाहिए। अपने पोते की आवाज़ सुनकर रतन जी ने जैसे ही नजरें उठाई तो उसके सामने उनका पोता राहुल खड़ा था। दोनों दादा पोता एक दूसरे से खूब कसकर गले मिले और फोट फोट कर रोने लगे। पास में खड़ा राहुल का दोस्त भी ये सारा नज़ारा देख रहा था और उसकी आंखों से भी आंसू बहने निकले। फिर राहुल ने अपने दादाजी की ओर गौर से देखा। वे पहले से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी थी। उनके चेहरे को देखते ही उसे प्रतीत हुआ कि मानो उन पर वेदनाओं के पहाड़ चकनाचूर हुए हो। भरे गले से पूछा, दादाजी, लेकिन आप यहाँ ऐसी हालत में चिप्स क्यों बेच रहे हैं? इस उम्र में तो आपको आराम करना चाहिए। अब आपको चिप्स बेचने की क्या ज़रूरत पड़ गई? और मम्मी पापा कहाँ हैं? क्या उन्होंने आपको ये सब करने से मना नहीं किया? देखिए तो कितनी तेज गर्मी पड़ रही है और आप पसीने से पूरी तरह भीग चुके हैं। अगर आपको कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? पहले ही मैं अपनी दादी को खो चुका हूँ। आज इतने दिनों बाद अपने पोते के मुंह से अपनापन और प्यार भरे शब्द सुनकर रतन जी फूट फूट कर रोने लगी। जैसे रतन जी ने अपने पोते को अपने ऊपर हुए अत्याचारों के बारे में सब कुछ बताया तो राहुल की पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका सिर चकराने लगा। आज तक वो अपने जिन माता पिता को भगवान का दर्जा देता आया था, उनकी करतूत सुनकर वह दंग रह गया था। इंसान के बेस में कोई शैतानों वाली हरकत भी कर सकता है। उसे ये बात मालूम नहीं थी, लेकिन अब राहुल ने ठान लिया था कि जिन लोगों ने उसके दादाजी के साथ जानवरों से भी बदतर से लोभ किया है, उन्हें वो सबक सिखाकर रहेगा। लेकिन सबसे पहले वो अपने दादाजी को एक बढ़िया से होटल में लेकर गया और वहाँ पर उन्हें स्वादिष्ट खाना खिलाया और उसके बाद उस होटल में उनके लिए आरामदायक कमरा बुक करवा दिया और उनकी सभी ज़रूरत की चीज़ें उनके पास रखवा दी। थोड़ी देर उनके साथ समय बिताया और फिर बोला, दादाजी, आप यहाँ आराम से रहिए, मैं बीच बीच में आकर आपसे मिलता रहूँगा। आपके लिए खाना वेटर आकर आपके कमरे में देकर जाएंगे। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होगी। ऐसा कहकर राहुल अपने घर की ओर चल दिया। जैसे ही राहुल घर पहुंचा तो उसे अपने सामने खड़ा देखकर उसकी माँ बहुत खुश हो गई और बोली, अरे बेटा, तुमने बताया नहीं कि तुम भारत वापस आ रहे हो। हमें बताते तो हम तुम्हारे स्वागत की अच्छी तैयारी करके रखते। फिर राहुल अपनी माँ की आंखों में आंखें डालते हुए गंभीर स्वर में बोला, लेकिन अगर मैं पहले बता देता तो मैं वो सब कैसे देखता जो मैंने आज अपनी आंखों से देखा है। तभी मीरा जल्दी से अपने पति को आवाज़ लगाते हुए बोली, मोहित, देखिए तो हमारा बेटा आया है। कुछ ही सालों में कितना बड़ा हो गया है। आंखों में खुशी के आंसू लिए जैसे ही मीरा अपने बेटे को गले लगाने लगी, तभी राहुल ने अपनी माँ का हाथ पीछे झटक दिया और बोला, माँ, पहले मुझे ये बताओ कि दादाजी कहाँ हैं? वो घर में नज़र क्यों नहीं आ रहे हैं? ऐसा कहते हुए राहुल अपने दादाजी के कमरे में चला गया, लेकिन दादाजी वहाँ नहीं थे। ये उसे भी मालूम था। वो बस अपने माता पिता के सामने नाटक कर रहा था। तभी मीरा घबराई सी उसके पीछे पीछे आ गई
और फीकी जी हंसी लिए बोली, अरे बेटा, तुझे तो मालूम है तेरे दादाजी कुछ काम धाम तो करते ही नहीं है, बस सारा दिन खाते पीते रहते हैं, अपने कमरे में पड़े पड़े बोर होते रहते हैं। इसलिए हमने भी उन्हें कहा था कभी कभी बाहर चली जाया करो, ये तो हड्डियां जाम हो जाएंगी। अपनी माँ के मुंह से ऐसी बातें सुनकर राहुल के हैरानी का ठिकाना ना रहा। सुबह से रात हो चुकी थी, लेकिन रतन जी अभी तक घर नहीं लौटी थी। तब राहुल ने अपने पिता से पूछा, पापा, दादाजी अभी तक घर क्यों नहीं लौटे? क्या आपको उन्होंने कुछ नहीं बताया कि वो कहाँ जा रहे हैं? अरे बेटा, कभी कभी तेरे दादाजी अपने दोस्त के घर चले जाते हैं तो वहीं पर 1-2 दिन लगा देते हैं। चिंता करने की जरूरत नहीं है, रात बहुत हो चुकी है, अब तुम अपने कमरे में जाकर सो जाओ। अगले दिन सुबह राहुल तैयार होकर अपने दादाजी से मिलने होटल निकल गया और वहीं बैठकर उनके साथ खाना खाया। अपने दादाजी को हिम्मत देते हुए बोला, दादाजी आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसके बाद राहुल अपने दादाजी को लेकर घर पहुंचा तो उनके बेटा बहू उन दोनों को एक साथ देखकर हक्के बक्के रह गए। तभी मीरा ने हड़बड़ाते हुए अपने बेटे से पूछा, अरे बेटा, तुम्हें दादाजी कहाँ मिले? तो राहुल अपने चेहरे पर नफरत ली अपनी माँ की ओर देखते हुए बोला, आपने तो मुझे सही ढंग से बताया नहीं कि दादाजी कहाँ है, लेकिन मैंने अपने दादाजी को ढूंढ ही लिया। बेटे की बात सुनकर दोनों माता पिता उसे नजरें चुराने लगे तो राहुल बोला, शर्म आती है मुझे आप दोनों को अपने माता पिता कहते हुए। कितने एहसान फरामोश लोग हैं आप, झूठ पर झूठ बोलते जा रहे थे। क्या आप जानते हैं कि कल मैंने एयरपोर्ट के बाहर अपने दादाजी को चिप्स के पैकेट बेचते हुए देखा था। अगर मैंने ये सब ना देखा होता तो मेरे सामने आपकी असलियत आती ही ना। अरे कहा जाता है कि महिलाएं नरम दिल की होती हैं, लेकिन आप एक औरत होकर अपने पिता समान इंसान के साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? और पापा, आप अपने पिता को सत्कार तो आपको नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। एक बेटा होते हुए आप अपने बूढ़े पिता की तकलीफ नहीं समझ पाए। कल को अगर ऐसे लोग मैंने आप दोनों के साथ करूं तो आपको कैसा लगेगा? और आप शायद ये भूल गए थे कि बड़ा सा घर और दुकान जिस पर आप कब्जा कर कर बैठे हो वो सब मेरे दादाजी की है, और आपने दादाजी को राती बजे सूखी रोटियां खिलाई, उनके कमरे में एक पंखा तक नहीं लगवाया। अरे ऐसा सलूक तो कोई अपने घर के नौकर के साथ भी नहीं करता जैसे आपने अपने पिता के साथ किया है। इस बात की सजा तो आपको मिलनी ही चाहिए। उसी समय पुलिस इंस्पेक्टर घर पर पहुंच गए। तभी राहुल बोला, यहाँ आने से पहले हम आप दोनों के खिलाफ पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करवा दी थी। इंस्पेक्टर को देखते ही मोहित और मीरा पिता के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। हमें माफ़ कर दीजिए पिताजी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा। उसी समय एक जोरदार चाटे की आवाज़ आई और अपनी गाल पर पड़े तमाचे के कारण मोहित ज़मीन पर गिर गया। तभी रतन जी बोले, अरे ऐसी औलाद से तो बे औलाद रहना ज़्यादा बेहतर था। इन दोनों को ले जाइए इंस्पेक्टर साहब। पिता के मुंह से ये सब बातें सुनते ही वे दोनों माफ़ी के लिए गिड़गिड़ाने लगे। जैसे ही पुलिस वाले उन्हें ज़बरदस्ती बाहर की ओर ले जाने लगे, तभी रतन जी ने देखा कि उनके पोते राहुल की आंखों में आंसू थे। उसी समय वह बोले, इंस्पेक्टर साहब, मैं अपनी कंप्लेंट वापस लेता हूँ, इन दोनों को छोड़ दीजिए। उसके बाद इंस्पेक्टर ने मोहित और मीरा को चेतावनी देते हुए कहा, बुढ़ापा तो सभी का आना है। आज आपके पिताजी बूढ़े हैं, कल आप लोग भी बूढ़े होंगे, और जैसा आप करेंगे वैसा ही आपको मिलेगा। ये बात हमेशा याद रखना। इतना कहकर इंस्पेक्टर साहब चले गए और राहुल अपने दादाजी के गले लगकर रो पड़ा। उस दिन के बाद से रतन जी के बेटा बहू उनका खूब अच्छे से ख्याल रखने लगे थे। उनकी हर छोटी से छोटी ज़रूरत और खाने पीने का ध्यान वो बहुत अच्छे से रख रहे थे।
अब रतन जी अपने घर पर बहुत शान से रहते और हर पल अपने पोते को दिल से आशीर्वाद देते। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल योगी वॉइस को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।